हेलो एवरीवन, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। आज है जो कि हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है। कल की क्लास में हम देख रहे थे कि संविधान से संबंधित 4 अनुच्छेद थे, वो हमने एकदम कंप्लीट देख लेते हैं। आज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और कई दिन हो गए मैं आपकी क्लास भी नहीं ले पा रही हूँ, तो भाई उसके लिए सॉरी। आज के बाद आपकी क्लास है वो एकदम प्रॉपर आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो कि भारत वाला एकीकरण है वो चल रहा था, तो फटाफट से देखते हैं। आई होप आपको पीछे वाला एकदम पूरा याद होगा। पहले है जो कि अनुच्छेद हमने 4 देख लिए थे, तो फटाफट से इसका रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया था कि संघ यानी कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत फेडरल भी है, यूनियन भी है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि भारत है जो कि फेडरल तो एकदम से शांति काल में, लेकिन आपातकालीन आता है तब ये यूनियन बन जाता है। और भारतीय संविधान में फेडरल का कहीं पे नाम ही नहीं है, सब जगह यूनियन का नाम है। तो भारत को फेडरल क्यों नहीं कहते? क्या भारत को फेडरल कहना चाहिए? क्योंकि आपातकाल तो कभी कभार आता है और तो शांतिकाल ही रहता है, शांतिकाल में ये फेडरल रहता है। तो भाई हम भारत को फेडरल नहीं कह सकते, तो किसको कह सकते हैं? यूएसए को हम फेडरल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कि संविधान भी इसका अलग है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग संविधान है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग झंडा है। वहां पे हर एक राज्य एकदम से स्वतंत्र है, तो उसको यूएसए को हम फेडरल कह सकते हैं। भारत है जो कि एक अविनाशी संघ का विनाशी राज्य है, यानी कि यहाँ के राज्य है वो विनाशी है। इसको राज्य को कभी भी हम काट सकते हैं। दूसरे वाले अनुच्छेद में यही बात कही है कि भाई संसद को ये अधिकार है कि भारत के बाहर कोई राज्य है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार इनको मिला सकते हैं। तीसरी वाली बात यह कही गई है कि भारत के अंदर कोई राज्य है तो संसद उनका कभी भी नाम व सीमा परिवर्तन कर सकता है, कभी भी जो कि टुकड़ों में काट सकता है राज्यों को। चौथी वाली बात यह कही है कि पहले और चौथे अनुच्छेद में कोई भी हम जो कि परिवर्तन कर रहे हैं तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जैसे कि बेरुआ विवाद है, उसमें संसद ने कहा कि भाई अगर आप कोई भी छोटे मोटे क्षेत्र को मिला रहे हो तो इसका मतलब आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। फिर हमने नौवां संविधान संशोधन किया था। फिर इसके आधार पर है नौवां संविधान संशोधन 1960 में ही किया था। उसके आधार पर बेरुवारी वाद है, बेरुवारी क्षेत्र है जो कि पश्चिमी बांग्लादेश में पड़ता है, वो बांग्लादेश को दे दिया। फिर उच्च न्यायालय ने 1969 में एक निर्णय दिया कि भाई आप कोई छोटे मोटे क्षेत्र के लिए एक तो संविधान संशोधन मत किया करो। तो क्या करें? तो भाई संसद में बैठ के मंत्री है वो अपनी जो कि निष्कर्ष निकाल लिया करो, मीटिंग कर लिया करो, जो निष्कर्ष निकले वो लागू कर दिया करो। तो भाई ऐसे बार बार है जो कि संविधान संशोधन नहीं अच्छा लगता। फिर इसके आधार पर संविधान संशोधन नहीं किया। फिर 100वां संविधान संशोधन किया। ये क्या है? ये है भाई जो कि भारत और जो कि बांग्लादेश के मध्य जो सीमा है उसमें कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनके घर बार भारत में थे और खेती बाड़ी है जो कि बांग्लादेश में थे। तो इन क्षेत्रों को क्या किया जाए? तो भाई इन क्षेत्रों को भारत ने बांग्लादेश को 151 क्षेत्र है वो दिए थे। बदले में बांग्लादेश ने भारत को सब सिर्फ और सिर्फ जो कि 85 क्षेत्र दिए थे। ये बातें हमारी हो गई। आज वाली क्लास में हम बात करेंगे भारत का एकीकरण। भारत का एकीकरण, ये वाली बातें थोड़ी सी कर लेते हैं। भारत के एकीकरण की बात अगर मैं आपको बताऊं तो भारत का एकीकरण के समय जिस प्रकार हमने राजस्थान का एकीकरण किया था कि राजस्थान में लगभग 19 देशी रियासतें थी, उसी प्रकार भारत में है जो कि 565 रियासतें थी, 565 देशी रियासतें थी, देशी रियासतें थी। थोड़ा सा और डीपली में चलते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 13 रियासतें पाकिस्तान की तरफ चली गई थी। बच्ची कितनी हमारे जो कि 552 रियासतें बची। लगभग 552 रियासतों ने अपना आसानी से विलय कर लिया, लेकिन उसमें 3 रियासतें ऐसी थी, उनमें कहा कि भाई हम जो कि रियासत का विलय है वो नहीं करेंगे। तो क्या करोगे भाई तुम? हम एकदम स्वतंत्र रहेंगे। जिस प्रकार हमने राजस्थान का मेवाड़ वाला ये 4 प्रमुख देखी थी कि मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जयपुर, कि भाई हमें जो कि एकदम स्वतंत्र रह के आएंगे। मेवाड़ वाले राजा कह रहे थे कि हमारा तो जो कि 734 में ही मैं तो स्वतंत्र रहा, अब हम किसी के साथ विलय नहीं करेंगे, किसी को हमारे साथ मिलना है तो वो आ जाओ। जिस प्रकार मेवाड़ था उसी प्रकार ये 3 अटके हुए थे। क्या नाम था इनका? पहली वाली है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। दूसरी वाली है जूनागढ़, तीसरी वाली है हैदराबाद। 3 नहीं। कश्मीर वाले क्या कह रहे हैं? कश्मीर के उस समय राजा थे जिसका नाम था हरि सिंह।
यानी कि एक बात बताऊं, थोड़ी बात देखते हैं जम्मू कश्मीर की, कि भाई जम्मू कश्मीर में है एक तो मुस्लिम जो कि जनता थी, और वहां का राजा कौन था, हरि सिंह, वो हिंदू राजा था। इनको मिलाया किसके द्वारा गया था, इनको मिलाया गया विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। मतलब समझे नहीं कुछ, तो चलो समझ जाते हैं। भारत यानी कि जम्मू कश्मीर, थोड़ा सा हम चित्र बना लेते हैं। ये मान लो हमारा जम्मू कश्मीर है, ये मान लो हमारा है जो कि जम्मू कश्मीर है। थोड़ी सी बातें देखना, जम्मू कश्मीर वाले कह रहे हैं कि हम तो अकेले ही रहेंगे, एकदम से हम तो अकेले थे, अकेले हैं, अकेले ही रहेंगे, यानी कि स्वतंत्र रहेंगे। फिर ये इनको कहा कि भाई आप स्वतंत्र रह जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेहरू जी ने कहा कि आप स्वतंत्र रहो, तो स्वतंत्र रहना अच्छा है आपके लिए। भारत में मिलने जाओ तो दरवाजे खुले हैं, कभी भी आ जाओ। पाकिस्तान में जाना चाहो तो पाकिस्तान में जा सकते हो। हरी सिंह ने कहा नहीं भाई, हमें कोई भारत की लोड न कोई पाकिस्तान की, हम तो एकदम स्वतंत्र रहेंगे। तो भाई इसमें से जो कि पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी है वो जम्मू कश्मीर में घुस गए, और वहां पे है जो कि जम्मू कश्मीर में हिंसा करते थे, लोगों को काट बांट दिया करते थे, मार दिया करते थे। तो जैसे जो कि हरि सिंह ने सोचा कि मेरा परिवार तो ऐसे ही तो समाप्त हो जाएगा, तो फिर भाई हरि सिंह भाग के आए जवाहरलाल नेहरू जी के पास, कहा बचा लो साहब, हमारे तो जो कि जम्मू कश्मीर में है जो कि पाकिस्तान वाले आतंकवादी आ गए, मार देंगे हमें तो फिर क्या किया जाए कि भाई हम आप में से जो कि भारत में विलय कर लेंगे, बस आप तो हमें बचा लो। तो भाई इसमें मजबूरी में आके हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इतना दिमाग किसका चला, जवाहरलाल नेहरू जी का। फिर है जो कि यहाँ के आतंकवादी है, इसको एकदम तकड़े से ऊपर ऊपर की खाल है वो उधेड़ दी, पर पाकिस्तान के पास इतना है वो तो चला ही गया। पीओके वाला इतना क्षेत्र तो पाकिस्तान के पास चला ही गया। ये आज भी है पीओके, लेकिन भारत कहता है कि हमारा क्षेत्र है पीओके। इसका हम जो कि बातें नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ जम्मू कश्मीर वाले की इतनी बातें करेंगे। हरि सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कब, जो कि कई जगह हमें 26 तारीख मिलती है, कई जगह 27 तारीख मिलती है, अक्टूबर 1900 जो कि 47, दोनों ही 26 भी मिलती है, 27 भी मिलती है। फिर हम बात करूं जूनागढ़ की बात करूं, तो जूनागढ़ में बात करूं तो भाई यहाँ के राजा थे जिसका नाम था मोहम्मद महावत खान, मोहम्मद महावत खान थर्ड। यहाँ के जो कि प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, जिसका नाम था शाहबाज भुट्टो, शाहबाज भुट्टो। थोड़ा सा और डीपली में चलते हैं कि जूनागढ़ को किसके द्वारा मिलाया गया था, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा है जो कि मिलाया गया। हैदराबाद की बात कर, इनको कब मिलाया गया, इनको मिलाया गया लगभग है जो कि अक्टूबर तो नहीं, जनवरी 1948 के आसपास, जनवरी 1948 के आसपास था, या फरवरी 1948 था, सॉरी फरवरी 1948 में जो कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा पीएम शाहबाज भुट्टो जो कि यहाँ का राजा था, जिसका नाम था मोहम्मद महावत खान थर्ड थे। हैदराबाद की बात करें तो इनको है जो कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया, ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ये क्या होता है साहब, देखो ऑपरेशन पोलो है वो क्या होता है, यानी कि इसको एकदम से जबरदस्ती इनको कहा कि आपको विलय होना ही पड़ेगा। जूनागढ़ वाले कह रहे थे कि साहब हम तो भारत में नहीं आएंगे, तो कहाँ पे जाओगे, हम तो जाएंगे पाकिस्तान में अपना विलय करेंगे। यहाँ की जनता है वो हिंदू थी, वो कह रही कि नहीं साहब बचा लो हमें, तो हम तो भारत में मिलना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पे जो कि जनमत संग्रह करवाया गया, और लगभग 97% जनता ने कहा हम तो भारत में विलय करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के राजा मोहम्मद महावत खान वो कह रहे कि हम पाकिस्तान में अपना विलय करेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। जूनागढ़ है जो कि गुजरात में पड़ता है। हैदराबाद वाले कह रहे थे कि हम भी एकदम स्वतंत्र रहेंगे, वो पाकिस्तान में मिल रहे हैं, हम तो पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे, नहीं भारत में मिलेंगे। तो भाई हैदराबाद वालों को एकदम बीच का राज्य भारत में बीच में आ रहा है, तो भाई इन्होंने कहा हैदराबाद नहीं, हम अलग नहीं होने देंगे, नहीं स्वतंत्र होने देंगे, हम आपको भारत में ही मिलाएंगे। यानी कि जबरदस्ती पुलिस सेना की सहायता से जबरदस्ती ऑपरेशन पोलो के द्वारा है इनको मिलाया गया। यहाँ के राजा थे जिसका नाम था उस्मान अली खान, यहाँ के राजा थे जिसका नाम था उस्मान अली खान, बस इतनी सी बातें याद रखना। टोटल है 565 रियासतें थी, 13 रियासतें पाकिस्तान की तरफ चली गई, 552 रियासतें उनका विलय आसानी से कर दिया, लेकिन 3 रियासतें वो रह गई। कौन कौन सी, जम्मू कश्मीर
जिसका हरिसिंह ने, यहाँ के राजा हरिसिंह थे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके 27 अक्टूबर 1947 को इसका विलय कर दिया। जूनागढ़ वाले कह रहे कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। यहाँ के राजा थे जिसका नाम था मोहम्मद महावत खान थर्ड थे। पीएम थे शाहबाज भुट्टो। जनमत संग्रह यहाँ पे करवाया गया। फरवरी 1948 में इनका भी विलय कर दिया। फिर हम बात करते हैं हैदराबाद की। ऑपरेशन पोलो के द्वारा राजा है रहमान अली खान, इनके द्वारा है जो कि यहाँ पे ऑपरेशन पोलो, यानी कि इनको जबरदस्ती है हैदराबाद को भारत में विलय करवाए। ये हमारी देखो 3 प्रमुख रियासतें थी। क्या रियासतें थी? और कुछ ही नहीं था, और भी था भाई। क्या था? और जैसे कि बात करेंगे छोटे छोटे क्षेत्र, उसकी भी बात कर लेते हैं। ये तो हो गया। इसमें आप लिखना चाहो तो लिख लो, जम्मू कश्मीर वाला है, जूनागढ़ वाला है और हैदराबाद वाला है। सीधा सीधा बातें हैं वो लिख लो आप इसमें, और स्टोरी टाइप में लिखने वाली कोई बात नहीं है। फटाफट से देख लो, फिर हम आगे चलें। आगे चलें, देखो आगे वाला देखूं तो भाई और कौन छोटे मोटे और क्षेत्र तो होंगे, क्योंकि ये तो प्रमुख रियासतें। तो आगे वाली बात करते हैं। आगे वाली बात करूं तो और छोटे छोटे जिसको पहले हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जैसे कि चंद्रनगर है, पुदुचेरी है। पुदुचेरी आज भी 4 भागों में बंटी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं 1948 में। 1948 में था चंद्रनगर। 1954 में था पुदुचेरी, यनम, कराईकल, माहे, 4 हो गई। ये दोनों के दोनों है, 1948 वाला, 54 वाला। चंद्रनगर, पुदुचेरी, यनम, माहे, कराईकल, ये तीनों की यानी कि 500 ये थी भाई फ्रांसीसी के कब्जे में थी। तो फिर भाई फ्रांसीसी ने 1948 में तो चंद्रनगर को एकदम स्वतंत्र आजाद कर दिया कि भाई आप जा सकते हो। 1954 में पुदुचेरी, येनम, कराईकल, माहे इनको कर दिया। फिर बात करूं 1961 में। 1961 में है जो कि दादरा नगर, जो कि दमन व दीव को आजाद कर दिया। 1994 की बात बताऊं तो 1994 में दादरा नगर हवेली इनको एकदम स्वतंत्र कर दिया। यानी कि स्वतंत्र किसने किया? पुर्तगाली ने। पुर्तगाली हम कह सकते हैं कि पुर्तगाली भारत के सबसे अंत में गए थे। लेकिन आए भी तो सबसे पहले ही पुर्तगाली आए थे भारत में। क्यों आए थे भाई? ऐसा क्यों हुआ कि भाई पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए और इतना हमारे नुकसान में नहीं पहुंचाया? क्यों? एक बात देखो भाई, पुर्तगाली थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और तो आप जो कि राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ी सी बात करूं तो भाई पुर्तगाली है, उनका ध्यान एक तो भारत की तरफ नहीं था, तो कहाँ था? उनका ध्यान था दक्षिणी अफ्रीका की तरफ। उनको अच्छे वो जगह मिल गई दक्षिणी अफ्रीका में और यूरोप के अंदर। तो फिर ये यहाँ से पे इनका भारत में कुछ कम ध्यान था। तो ये भी याद रखना, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए थे। 4 क्षेत्र हैं। 1948 चंद्रनगर, 1954 पुदुचेरी, येनम, कराईकल, माहे, 1961 में दमन व दीव जो कि आजाद कर दिए, 1994 में दादरा नगर हवेली। इनको तो आजाद किए साहब, हम भारत में तो मिला ही नहीं अभी तक। तो देखो अब इसको भारत में मिलाते हैं। जैसे कि 10वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ? 10वां संविधान संशोधन हुआ 1961 में। इसमें भाई 2 क्षेत्र है वो मिलाए गए। कौन कौन से? ये दमन व दीव को है जो कि इस भारत ये इसमें 10वें संविधान संशोधन में मिला दादरा नगर हवेली था। दादरा नगर हवेली को जो कि 10वें संविधान संशोधन में मिला दिया और इनको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया कि भाई आज से हमारी ये केंद्र शासित प्रदेश। थोड़ा सा ध्यान में रखना, 10वें संविधान संशोधन में दादरा नगर हवेली को यूटी बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। 2 हो गए। फिर एक संविधान संशोधन और किया, 12वां संविधान संशोधन।
कब किया गया? ये किया गया 1962 में। इसमें क्या हुआ? इसमें कौन से क्षेत्र मिला है? उसमें क्षेत्र मिला है दमन व दीव को, दमन व दीव को। दीप नहीं है, दीव है, मिला लिया उसको, इसको राज्य नहीं भाई। इसमें दमन व दीप, इसके साथ साथ गोवा भी था, गोवा, दमन दीव प्लस में गोवा, तो इसको भी यहाँ पे भी साथ में ले लो। इनको यहाँ पे राज्य बनाए? नहीं साहब, इनको राज्य नहीं बनाए, अभी तक ये भी यूटी ही थे, केंद्र शासित प्रदेश ही थे। एक संविधान संशोधन और किया गया, 14वां संविधान संशोधन। इसमें ये कब हुआ? ये भी 1962 में। इसमें क्या गया? इसमें दादरा नगर हवेली रह गई, सॉरी, पुदुचेरी, यनम, कराईकल, माहे, चंद्रनगर, 500 को एक साथ लिया और केंद्र शासित प्रदेश है वो बना दिया। इनको है, चलो एक बार ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। अब हम एक एक चीज को एकदम अच्छे से लिखते हैं, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगी, बस आप इतना सा लिख लो, आप इतना ये लिख लो, बस इतना सा लिख लो और मैं आपको अब लिखवाऊंगी। इनको है जो कि पहले ये दोनों हैं, ये दोनों पुर्तगाली के कब्जे में 1961 में दमन व दीप गोवा को आज़ाद कर दिया, 1994 में दादरा नगर हवेली को आज़ाद कर दिया, फ्रांसीसियों ने चंद्र नगर को जो कि 1948 में आज़ाद कर दिया, 1954 में पुदुचेरी, यनम, कराईकल, माहे, इनको आज़ाद किया। अब हम देखते हैं एक एक चीज़ें, अब देखते हैं। आपने ये वाला लिख लिया होगा, थोड़ी सी अब चीज़ें देखते हैं कि लगभग वो मैंने आपको बताया 10वां संविधान संशोधन, 10वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1961 में। क्या किया गया इसमें वही वाले जो कि इसमें है दादरा नगर हवेली को भारत में मिलाकर इसको यूटी घोषित, यानी कि केंद्र संघीय घोषित कर दिया, केंद्र संघीय प्रदेश घोषित कर दिया, प्रदेश घोषित कर दिया। बस फिर बात करूं कि जो कि आगे वाला है 12वां संविधान संशोधन, 12वां संविधान ये कब हुआ? ये 61 में था, ये 62 में हो गया। इसमें किसको मिला है साहब? इसको उसमें मिला, तो एक थे दमन दीव प्लस में गोवा को मिलाकर यूटी घोषित कर दिया, यानी कि वही केंद्र संघीय, मिलाकर केंद्र संघीय घोषित कर दिया, केंद्र संघीय घोषित कर दिया। यानी कि 10वां हो गया, 12वां हो गया, 14वां और देख लेते हैं। 14वां संविधान संशोधन ये क्या कह रहे हैं? बस यही बात ये कह रहे हैं, वह ये 62 में बना, ये भी 62 में बन गया। इसमें बचा कौन कौन से? एक तो वो चंद्रनगर को 1948 में अलग तो कर दिया, लेकिन भारत को इनको है जो कि 1962 तक नहीं मिला है। लेकिन फाइनली इसको पास में, चंद्रनगर के पास में पश्चिमी बंगाल पड़ता था, उसमें इसको मिला दिया। बांग्लादेश नहीं, पश्चिमी बंगाल राज्य था, उसमें इसको मिला दिया। तो ये थोड़ी सी याद रख लेना, लिखने जैसी तो बातें नहीं है, लेकिन चलो लिख लेते हैं। 14वें संविधान संशोधन में पुदुचेरी, यनम, कराईकल, माहे और चंद्रनगर मिलाकर जो कि यूटी, इनको भी यूटी घोषित कर दिया। सबको यूटी कर रहे हैं तो भाई राज्य कहां से लेके आएंगे? तो एक बात कि भाई हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय सिर्फ हमारे 29 ही राज्य थे। केंद्र शासित के प्रदेश में बात करूं तो भाई हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे राज्य को 4 भागों में बांटा गया। तो ये थोड़ा सा याद रखना। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। 10वां संविधान संशोधन, 12वां 14वां। 10वें में दादरा नगर हवेली को मिलाया और 12वें में दमन द्वीप गोवा को और 14वें में पुदुचेरी, येनम, कराईकल, माहे को मिला दिया। थोड़ा सा आगे और चलते हैं कि भाई हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे सिर्फ 29 ही राज्य थे और उस समय राज्य को नेहरू जी ने 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से?
नेहरू जी ने उसको 4 भागों में बांट दिया। तो वो बात भी देख लेते हैं। नेहरू जी ने 4 भागों में बांटा, एक तो ए वाला, एक बी वाला, एक सी वाला और एक डी वाला। बांट तो दिया, लेकिन है क्या ये, इसमें 9 राज्य रखे गए, इसमें भी 9, सी में 10, डी में 1, ए में 9 क्यों रखा है और थे कैसे ये का नाम इनका ABCD के था। हाँ भाई नाम तो इनका ABCD था, लेकिन पहला है ए वाला है, उसमें ली गई भाई जो कि ब्रिटिश इंडिया के अधिकार में क्षेत्र है वो वाले, ब्रिटिश इंडिया के अधिकार वाले क्षेत्र है वहां पे। बी वाले वो क्षेत्र जो बड़ी रियासतें थी, बड़ी देशी रियासतें थी, बड़ी रियासतें थी, मतलब यहाँ पे विधान मंडल हो, बस ये आपकी सी वाले की बात करूं तो सी वाले में वो क्षेत्र थे, जिसकी छोटी रियासतें थी, इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी रियासतें थी। प्लस में यहाँ पे चीफ कमिश्नर है वो होते थे, चीफ कमिश्नर होते थे। बस ये बातें। डी वाले में साहब किसको रखे, डी वाले में एक ही था जिसका नाम था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बस इनको 4 भागों में बांट दिया, यानी कि हमारे पास राज्य कितने हो रहे हैं, 9, 18, 10, यानी कि 29 हमारे एक यानी कि हमारे पास राज्य है वो कितने हैं, 29 है, 29 राज्य बैठ रहे हैं। लेकिन हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश तो है ही नहीं, तो केंद्र शासित प्रदेश है जो कि मैंने आपको पहले बताया, उनका कुछ को है जो कि राज्य बना दिया, गोवा को राज्य बना दिया। वो सब बातें हम आके देखेंगे, बस एकीकरण में मानने वाली बात यही थी हमारी। फिर बात आती है कि भाई हमने राज्य रियासतें मिला ली, कुछ छोटे मोटे राज्य थे उसको मिला ली, थोड़ी सी सिक्किम वाली बात और कर लेते हैं, थोड़ी सी सिक्किम वाली बात भी और कर लेते हैं। ये हो गया, फटाफट से इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह जो कुछ भी लेना है ले लो। थोड़ा सा आगे हो रहा, जो थोड़ा सा आगे सिक्किम वाली है उसकी बात कर लेते हैं। सिक्किम वाली की बात करें तो चलो देखते हैं सिक्किम वाला और क्या कहता है। सिक्किम वाला कहता है कि पहले इनको है जो कि सहायक राज्य का दर्जा दे दिया। तो चलो पहले समझते हैं। देखो सिक्किम, इसको एकदम परमानेंट रूप से है राज्य का दर्जा 1975 में दिया था। लेकिन थोड़ी बातें हम समझो। पहले तो भाई ये एकदम से छोटा सा राज्य था, चीन वाले हैं उस पे एकदम अत्याचार करते थे। छोटा है, छोटे पे तो सभी लागू होते हैं, तो छोटा था तो चीन वाले ऑब्वियसली बात अत्याचार करेंगे। भाग्य किसके पास आया, भाग्य है कि भाई भारत के पास, कि हमें बचा लो साहब, मार रहे हैं वो। तो चलो देखते हैं थोड़ी सी बातें। तो भाई यानी कि कुछ सहायता देनी सिक्किम को स्टार्ट कर दी। किसने, भारत ने। क्या क्या सहायता, सिक्किम ने कहा कि भाई ये मामले आप ही संभालोगे। क्या, एक तो विदेशी मामले, कि भाई विदेशी मामले मेरे ताबे नहीं आते, मेरा ताबा को नहीं आते ही संभालो विदेशी मामले, और मेरी रक्षा का काम भी साहब आप ही कर लो। तीसरा संचार वाला, ये तीनों का तीनों काम आप ही संभालो, मेरे से भाई ताबा नहीं है, मार देंगे मेरे को ये। तो यानी कि भाई इन्होंने 3 विषय भारत को दे दिए थे। फिर धीरे धीरे एकदम अचानक तो पास में नहीं आए, अचानक तो नहीं मिले, पहले 3 मामले दिए। फिर कहा साहब मेरे को सहायक राज्य और बना लो, छोटा सा सहायक राज्य मतलब कि पूरा राज्य का दर्जा ना दो, लेकिन ऐसा कह सको कि भाई हाँ मैं भारत का राज्य हूँ। ये कब बनाए भाई, फिर नेहरू जी ने कहा हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि हम आपको सहायक राज्य बना ले, तो भाई कुछ करके मेरे को मिला लो। तो फिर भाई एक संशोधन किया गया जिसका नाम है 35वां संविधान संशोधन। कब किया गया, 1974 में किया गया। इसमें क्या प्रावधान है, इसमें एक प्रावधान तो ये सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा दे दिया, सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा, सहायक राज्य का दर्जा, और दर्जा तो दिया, और इसमें करके और 2A अनुच्छेद वो जोड़ दी, 2A अनुच्छेद व 10वीं अनुसूची जोड़ दी, 10वीं अनुसूची जोड़ दी।
ठीक है। और बातें और देखो, 35वां संविधान संशोधन के द्वारा है, इसको है दूसरी अनुसूची, 10वीं दूसरा अनुच्छेद, दूसरा ए और 10वीं अनुसूची। इसमें क्या, इसमें कहा कि भाई आप सहायक राज्य हो हमारे, तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकूं। केंद्र सरकार ने कहा, तो भाई कहा कि मुझे आप जो राज्य को प्रावधान दे रहे हो सब तो नहीं, लेकिन थोड़ा तो मेरे को भी मिलना चाहिए। हाँ, तो पहली बात तो हमारा भारत है जो कि शांतिकाल में फेडरल है, तो अवशिष्ट शक्तियां राज्य है वो इतने शक्तिशाली नहीं है, लेकिन कुछ तो है। अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास है, तो मेरे को भी कुछ थोड़ी सी है जो कि अवशिष्ट शक्तियां दे दो। तो भाई एक प्रावधान तो ये कि अवशिष्ट शक्तियां वो सिक्किम को भी मिली, अवशिष्ट शक्तियां सिक्किम को भी। और भाई हमारे जो कि अलग अलग राज्य से लोकसभा राज्यसभा के सदस्य आते हैं, तो इनसे भी लिए लोकसभा व राज्यसभा के कितने कितने सदस्य, दो सदस्य लिए गए। एक सदस्य तो हम मना रहे हैं, लेकिन आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। राष्ट्र यानी कि सिक्किम वाले राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते, सिक्किम वाले राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते, भाग नहीं ले सकते। ठीक है साहब। और कोई, और भाई आप जो कि यूपीएससी वगैरह देते हो वो दे सकते हो, आप यूपीएससी में भाग है वो दे सकते हो। और पेपर ही दे रहे हो तो फिर आप कोई पढ़ाई वगैरह करनी है तो आप उच्च शिक्षा के लिए आ जाया करो हमारे भारत में, आपको एडमिशन वगैरह दे देंगे। यानी कि सिक्किम वाले अगर उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा के लिए भारत में आए तो उसको एडमिशन दे दिया जाता है, उच्च शिक्षा के लिए भारत में एडमिशन दे दिया जाता है, दे दिया जाता है। और कोई, यूपीएससी, जब आप जो कि आपने देखा होगा कि किसी ने भरा ही होगा, यूपीएससी वाला फॉर्म है किसी ने भरा हो, तो उसमें भी बताते हैं कि आप भारत के नागरिक हो, नेपाल के नागरिक हो या भूटान के नागरिक हो। इसका मतलब वो भी पास में ही है, नेपाल और भूटान वाले, वो भी नजर में ही यूपीएससी वाले। हाँ, तो भाई नेपाल और भूटान के भी सदस्य होते हैं, वो भी जो कि हमारे भारत वाला है यूपीएससी का फॉर्म है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई एक तो जो एग्जाम क्रैक कर ले तो हाँ, तो कर ले तो कोई बात नहीं, ट्रेनिंग में उनकी लबासना में होती है। फिर वो अधिकारी बन जाए तो फिर काम वो हमारे भारत में करे, नहीं हमारे काम है वो भारत में नहीं करेंगे, ट्रेनिंग दी अच्छे। फिर है जो कि इनको वापस भूटान में भेजा जाता है, भूटान में भेजते हैं, इसको कहते हैं BAS, नेपाल वाले को NAS, यानी कि भूटान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, नेपाल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बस नास ये थोड़ा सा याद रख लेना। और हमारे IAS होता है उस पर BSA NAS से, बस याद रहे तो ठीक है, ये तो याद ही रह जाएगा। बस इतनी सी बातें आप याद रख लेना कि भाई सिक्किम को इतना सहायक राज्य का दर्जा मिला तो इतनी उनको सुविधाएं मिल गई। तो भारत तो अब तो हमारे एकदम से राज्य का दर्जा एकदम पूरा है, अब वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, ऑफ कोर्स ले सकता है। ये तो मैंने आपको 35वें संविधान संशोधन की बात बताई है। और हमने 2A पढ़ लिया, आर्टिकल 2A पढ़ा, उसमें तो कुछ था ही नहीं, हमने सिर्फ दूसरा आर्टिकल पढ़ा, 2A तो पढ़ा ही नहीं। हाँ भाई ये भी नहीं है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है, ये भी नहीं है। हाँ ये भी नहीं है, तो उसको देखते हैं। ये हो गया होगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम थोड़ा सा आगे और चले, फिर चलो देखो हो गया। थोड़ा सा आगे और देखते हैं, 35वां संविधान संशोधन हुआ, फिर एक संविधान और संशोधन करते हैं, एक 36वां संविधान संशोधन 1975 में, 36वां संविधान संशोधन 1975 में। इसमें है तो सिक्किम को राज्य का दर्जा एकदम पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा इनको मिल गया, यानी कि सिक्किम को राज्य का दर्जा पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा मिल गया, पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा मिल गया।
ऑफ कोर्स। तो वो वाला, हाँ। फिर है जो कि 2A अनुसूची, 2A अनुच्छेद व 10वीं अनुसूची को भी हटा दिया गया, 10वीं अनुसूची को भी हटा दिया गया, हटा दिया गया। बस इतनी सी बातें याद रख लेना। सिक्किम वाला इतना ही, सिक्किम वाला हमारा इतना ही है। पहले तो 1935वें संविधान संशोधन में इसको रक्षित राज्य बनाया, 36वें संविधान संशोधन में इसको पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा है वो मिल गया था। इतनी सी बातें याद रख लेना। तो हमने तो और सुना था कि भाषाई आधार पे और राज्य वगैरह होते हैं, उसकी बात करते हैं कि भाई कह रहे थे कि हमें भाषाई आधार पर राज्य बनाना है। तो देखो, अगर हम सबसे पहले बात देखें कि भाषाई आधार पर राज्य है वो कब बनना स्टार्ट हो गए थे, डिमांड कब से आने लगी थी, 1915 में एक आंदोलन हुआ जिसका नाम है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन सबसे पहले कहा कि भाई हाँ, हमें जो कि प्रांत को है अलग अलग भाषा के आधार पर बांट दो। 1920 में कांग्रेस ने कर दी, कांग्रेस कह रही है हमें भी भाषाई आधार पर राज्य वो बनने हैं। 1946 में भारत का पहला चुनाव हुआ था, उसमें भी डिमांड की गई कि भाई हमें जो कि एक भाषाई आधार पर अलग अलग है वो प्रांत है वो बनने चाहिए, अलग अलग है राज्य है वो बनाने चाहिए। इतनी सी बात याद रख लेना कि 1915 में होम रूल आंदोलन, 1920 में कांग्रेस वाला, 1946 में चुनाव हो गए। चुनाव में भी ये बात है वो कही गई थी कि भाई अलग अलग क्षेत्र को, अलग अलग प्रांत को भाषा के आधार पर बांट दो। ये फटाफट से लिख लो, फिर हम जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित कुछ बातें और देखते हैं। इतनी सी बातें फटाफट से लिख लो, फिर हम थोड़ी सी आगे और चलते हैं। हो गया, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं कि भाई राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित कोई समितियां वगैरह ऑफकोर्स बनी थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अस्केधर आयोग। अस्केधर आयोग कब बना, जनवरी 1949 में। अध्यक्ष अस्केधर, सदस्य वगैरह सदस्य थे, एक का नाम था जगत नारायण और एक व्यक्ति थे जिसका नाम था पन्नालाल। ये 2 सदस्य थे, बस 2 सदस्य। जनवरी 1948 में समिति है वो बनाई गई थी। थोड़ी सी बातें और करते हैं कि भाई समिति तो बना दी, तो क्या अब इसकी हाँ थी कि भाषा के आधार पर राज्य वो बना दें? नहीं भाई, इन्होंने है इनकी मांग को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने है भाषाई आधार पर राज्य बनने को अस्वीकार कर दिया, भाषाई आधार पर राज्य बनाने को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो अस्केधर आयोग ने कहा कि भाई आप कह रहे हो ऐसा तो राज्य बनेगा ही, तो कैसा बनेगा? मैं कहूंगा वैसा बनेगा भाई। तो आप कैसे कह रहे हो? मैं कह रहा हूं पहली बात, यानी कि अस्केधर आयोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं। वो कह रहे हैं कि पहली बात कह रहे हैं कि हम प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक ढांचे के आधार पर राज्य बनाएंगे, प्रशासनिक ढांचे। दूसरा कह रहे हैं कि हम भौगोलिक आधार पर, तीसरा कह रहे हैं विकास होना चाहिए भाई, इनका कुछ विकास वगैरह तो कुछ हो। पहले इन तीनों बातों को समझते हैं। भौगोलिक आधार पर यानी कि भौगोलिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा, यानी कि कुछ ऐसा तो होना चाहिए कि भाई उनका केंद्र, यानी कि प्रमुख केंद्र कोई राज्य वगैरह का, वो पास में हो सभी लोगों के। ऐसा नहीं कि भाई एक गांव है वो बहुत दूर है और कुछ पड़ा है, मुख्यालय वगैरह आसपास ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके जो कि मुख्यालय है वो एकदम पास पास होना चाहिए। भौगोलिक आधार, भौगोलिक आधार मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक राज्य में है, जो कि एक राज्य में आ जाए पर्वत आ जाए, पहाड़ी आ जाए, मैदान वगैरह सब कुछ आ जाए। नहीं, एक राज्य ऐसा होना चाहिए उसमें सिर्फ पहाड़ी पहाड़ी होना चाहिए। एक राज्य ऐसा होना चाहिए जिसमें एकदम समतल हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तीसरे वाला है कि जितने राज्य छोटे होंगे उतने उसका विकास है वो अधिक होगा। इतने भी छोटे नहीं करने, बट ठीक ठाक करनी, उसका विकास है तेजी से हो सके। ये है जो कि अस्केधर आयोग ने बनाया था। इसके आधार पर एक और बन गई जिसका नाम है जेवीपी समिति। जेवीपी समिति, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इनमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, प्रतापवीर सितारमैया। इसमें तो सदस्य लिखने की जो कोई बात ही नहीं है, लेकिन खैरे लिख लो। नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू,
एक थे प्रताप सितार मैया, एक थे वल्लभ भाई पटेल, एक थे प्रताप सितार मैया। ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि भाई हमें जो कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे, भाषा के आधार पर राज्य वो बनेंगे ही नहीं, इसी के आधार पर बनेंगे। प्रशासनिक ढांचा, भौगोलिक आधार, विकास के आधार पर राज्य बनेंगे, लेकिन है जो कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। ये थोड़ी सी समिति वगैरह ये याद रख लेना। ये कब बनी है? दिसंबर 1948 में, दिसंबर 1948 में। ये बातें याद रखना। फिर हम बात करते हैं जो कि सबसे पहले अगर कोई किसी भाषा ने आवाज उठाई वो थी तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा कहे ऐसे कैसे नहीं, क्या कि नहीं बनेगी रे, हम तो बनाएंगे हमारी। तो भाई उसमें से एक बंदा आया जिसका नाम था पोटी श्री रामुलु, वो बातें कर लेते हैं। ये हो गया एसके धर समिति, हो गया जो जेवीपी समिति हो गया, जो कि जगत नारायण और पन्नालाल, 2 सदस्य, जनवरी 1949 में, दिसंबर 1949 में। भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनेंगे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, प्रताप सितार मैया। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषा की थोड़ी सी बात करते हैं। तेलुगु भाषा ने कहा कि ऐसे कैसे भाषा के आधार पर नहीं बनेगी। कब हम होम रूल आंदोलन कब स्टार्ट किया था? हमने 1915 में स्टार्ट किया था। अब क्या आ रहा है? 1948 आ रहा है। कितने साल हो गए हमें? अब तो आपको राज्य बनाना ही बनाना। तो वो कहने नहीं बनेंगे, तो मैं नहीं बनाऊंगी तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो एक इनके जो कि प्रारूप करता थे, इसके करता थे, जिसका नाम था पोटी श्री रामुलु। पोटी श्री रामुलु उन्होंने कहा कि मैं खाना है वो नहीं खाऊंगा। कितने दिन तक भूखा रह लेगा? 56 दिन तक भूखा रह लूंगा। 56 दिनों की इन्होंने भूख हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल कर दी। ठीक है भाई, फाइनली है लगभग 15 दिसंबर 1952 में इनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई इनकी। इन्होंने खाना छोड़ दिया था, तो 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो फिर भाई आंदोलन ने इसका प्रारंभ एकदम कर्ता की डेथ हो जाती है, तो आंदोलन फिर पहले तो अहिंसात्मक था, अब हो गई इसमें हिंसा। जो भी जाता मार देते इनको। तो भाई सरकार ने मजबूरन आके 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पे स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बनाया गया, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला भाषाई आधार पर राज्य कोई बना था तो वो आंध्र प्रदेश बना था। कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को। किसके आधार पर? भाषाई तेलुगु भाषा। प्रारंभ करता पोटी श्री रामुलु 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को। ये बातें थोड़ी सी याद रखना तेलुगु भाषा वाली। और हम कल हमें बातें करेंगे कि फजल अली आयोग, फजल अली आयोग है क्यों बनाया गया, तो ये बातें हम कल करेंगे। आज वाली हम इतनी पढ़ी, आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आज वाला होमवर्क कल पीछे मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप आपने कर लिया होगा। हम जो कि कल मैं आपको इसकी PYQ है वो बताऊंगी कि कौन कौन से एग्जाम में आए हुए हैं। और आज है जो कि आप पीछे वाला सब रिवाइज करके आना। कल हम एक बार पूरे का फिर से रिवाइज करेंगे और कल मैं आपको PYQ भी करवाऊंगी। और आप हैं जो कि PYQ तो हम क्लास में कर लेंगे, लेकिन मेंस वाले क्वेश्चन है वो हम टेलीग्राम पे करते हैं। तो टेलीग्राम की लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कमेंट बॉक्स में पिन भी की हुई है। तो फटाफट से आप PYQ अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आई होप आपके इससे कोई डाउट नहीं होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।